we are going to see dissolution of partnership firm, textbook question number 4. In this question, they ask you to pass a journal entries. इससे पहले भी क्वेश्चन नंबर 2 मैंने एक्सप्लेन किया था, उसमें जर्नल एंट्री किस तरह पास की जाती है मैंने आपको बताया था. सो जब भी जर्नल एंट्री वाला कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आप एज अ वर्किंग नोट एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे एंड विद द हेल्प ऑफ दैट रियलाइजेशन अकाउंट 80% जर्नल एंट्री हम पास कर लेंगे. और आफ्टर दैट वो जितने भी पार्टनर उस पार्टनरशिप फर्म में उनको फाइनल सेटलमेंट में कितना पैसा मिला है वो किस तरह निकाला जाता है उसके लिए हम एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाएंगे. तो जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन किया था उसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 4 है, लेकिन इसमें आज आपको जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस का भी जर्नल एंट्री कैसे पास किया जाता है वो हम देखेंगे. ऑन योर स्क्रीन फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्वेश्चन का सिर्फ हाफ पार्ट आपके स्क्रीन पे रखा है जिसमें उनका बैलेंस शीट हमें दिया है. सो बैलेंस शीट का जितना पोस्टिंग है वो पहले कर लेंगे, देन 1 बाय 1 हम एडजस्टमेंट देखेंगे और एडजस्टमेंट का भी जर्नल एंट्री पास करेंगे. सी 3 पार्टनर्स आर देयर, आशा, उषा एंड निशा, और उनका रेशो है 2:2:1. इसका मतलब जो भी पार्टनर को मिलने वाला होगा या पार्टनर को फर्म में देना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन हम हमेशा वो जो भी अमाउंट है उसके 5 पार्ट्स करेंगे. 2 will be given to Asha, 2 will be given to Usha and 1 will be given to Nisha. इस प्रॉब्लम में देखो आपको जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये आज का थोड़ा सा एक्स्ट्रा जर्नल एंट्री जो हमें पास करना है. एक बार वापस क्लियर कर दूं मैं, जर्नल एंट्री उस चीज़ की जर्नल एंट्री नहीं होती जिसमें आप किसी भी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस लिखते हो. जैसे पार्टनर्स कैपिटल का जो ओपनिंग बैलेंस है उसका जर्नल एंट्री नहीं होगा, बैंक अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है उसका जर्नल एंट्री नहीं होगा. तो देखते हैं सबसे पहले कौन कौन से अकाउंट मैं बना रहा हूँ इसके लिए. तो देखो सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाया मैंने और साइड में जर्नल एंट्री का कॉलम बनाया है. 1 बाय 1 मैं रियलाइजेशन अकाउंट में एक एंट्री पास करूँगा. और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी ये बेसिक रूल बताया था कि किसी भी लेजर को देख के किस तरह जर्नल एंट्री पास की जाती है. अगर वो पोस्टिंग आपने लेजर के डेबिट में की है तो जर्नल एंट्री करते समय उस लेजर अकाउंट का हेडिंग और फिर जो डेबिट में आपने लिखा है वो लिखना होता है. और अगर आपने वो पोस्टिंग लेजर अकाउंट के क्रेडिट में की होगी तो जर्नल एंट्री पास करते समय पहले आपने क्रेडिट में अंदर पर्टिकुलर में क्या लिखा है वो पहले लिखना होता है डेबिट में, और फिर अकाउंट का हेडिंग आपको लिखना होता है. तो जैसे एंट्री आएगा मैं 1 बाय 1 आपको बताऊँगा. एज यू नो वी ऑलवेज स्टार्ट आवर डिसोल्यूशन फ्रॉम द असेट साइड. सो असेट साइड में जितना भी असेट्स मुझे दिख रहा है वो सब असेट्स का पोस्टिंग मैं पहले रियलाइजेशन के डेबिट में करूंगा. एक बार बता दूं आज के प्रॉब्लम में आरडीडी भी है, तो हम डेटर का फुल अमाउंट जो 1,10,000 है वो हम रियलाइजेशन के डेबिट में लिखेंगे, और ये जो आरडीडी का अमाउंट है वो हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में दिखाएंगे जब हम लाइबिलिटी शो करेंगे. तो सबसे पहले ऑल दी असेट्स, 2 सन्ड्री असेट्स, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, डेटर, स्टॉक. ओके ये 4 हो गया और इनका टोटल हो गया 2,98,000. तो इमीडिएटली इसका जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं बिकॉज क्वेश्चन में आपको जर्नल एंट्री पास करने बोला है. सो आपको पहले पूरा लेजर रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करके जर्नल एंट्री पास नहीं करना है, क्योंकि जर्नल एंट्री पे आपको मार्क्स मिलने वाला है. तो जितना ज़्यादा जर्नल एंट्री पास करोगे दैट विल बी बेटर. तो मैंने जैसे अभी रूल बताया कि डेबिट में अगर मैं किसी भी लेजर के डेबिट में एंट्री पोस्ट करता हूँ तो जर्नल एंट्री करते समय आई विल राइट द हेडिंग ऑफ अकाउंट, देन वॉट एवर आई हैव रिटर्न इन द डेबिट साइड वो सब मैं 2 में लिखूंगा. तो जैसे मेरा पहला एंट्री हो जाएगा जर्नल एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2,98,000 टू मशीनरी अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू डेटर अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट, नरेशन बीइंग असेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट. ये हो गया मेरा ट्रांसफ़र ऑफ असेट का पोस्टिंग भी हो गया, ट्रांसफ़र ऑफ असेट का जर्नल एंट्री भी हो गया. नाउ मूविंग टू लाइबिलिटी साइड. लाइबिलिटी में अब देखिए क्या क्या लाइबिलिटी है जिसका पोस्टिंग होगा. एक क्रेडिटर है और एक बिल्स पेबल है. मैंने देखो आशाज लोन अकाउंट का नाम नहीं लिया. अभी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ और आप आपके टेक्स्ट बुक में भी इसे पढ़ सकते हो कि अगर आउटसाइडर लोन रहेगा तो आप उसको रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में शो करोगे एज अ लाइबिलिटी. लेकिन किसी पार्टनर का लोन होगा तो उसे आपको रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में शो नहीं करना है. ये पूरा साल भर के लिए याद रखो. जैसे अभी देखो आशा का लोन अकाउंट है, अगर ये आशा का लोन अकाउंट नहीं होता
कोई आउटसाइडर से लिया हुआ लोन होता तो मैं इसे अपना रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में दिखा था लाइबिलिटी के अंडर, बट आशा एक पार्टनर है, तो पार्टनर का लोन रहेगा तो वो आपको रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं शो करना है, उसके लिए आप अलग से अकाउंट बना सकते हो। वैसे तो मैंने डिसोल्यूशन में लेजर बनाते समय आपको एक सजेशन ही दिया था कि कोई भी लोन आने तो आप साइड में लोन अकाउंट प्रिपेयर करो, बट जरा एंट्री के लिए ये रूल बता रहा हूँ। इफ पार्टनर्स लोन is there, it will not be shown in the realization account credit side. If you want, you can see in your textbook. टेक्स्ट में जो आपके पास पीडीएफ है या आप टेक्स्ट बुक अभी आपको मिल गया होगा तो उस पर आप एक बार पढ़ सकते हो। ओके, तो चलो, तो मेरा लाइबिलिटी सिर्फ दो है, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, और वो आरडीडी का अमाउंट वो भी मैं इधर अभी क्रेडिट में, रियलाइजेशन के क्रेडिट में शो करूँगा। पहले पोस्टिंग बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, क्रेडिटर, बिल्स पेबल एंड आरडीडी 1,14,000। अब इसका मैं जरा एंट्री पास कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने बताया डेबिट का जरा पोस्टिंग का जरा एंट्री पास करना है तो पहले आप हेडिंग लिखोगे, फिर वॉटेवर आपने जो डेबिट में लिखा है वो टू लिख के सब लिखोगे। लेकिन क्रेडिट का एंट्री अगर आपको जरा एंट्री में पास करना है तो पहले आपने पर्टिकुलर के अंदर क्या क्या लिखा है, जैसे हमने लिखा क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आरडीडी, वो हम पहले डेबिट में लिखेंगे, फिर हम अकाउंट का हेडिंग लिखेंगे। बस किसी भी लेजर को देख के आप इस तरह जरा एंट्री पास कर सकते हो। सो मूविंग टू माई सेकेंड जरा एंट्री, creditor account debit, bills payable account debit, RDD account debit to realization, being liability transfer to realization account. So transfer of assets हो गया and transfer of liability हो गया। आफ्टर दैट हम लोग डायरेक्टली एडजस्टमेंट में जा सकते थे, लेकिन आज के इस बैलेंस शीट में आपको जनरल रिजर्व भी दिख रहा है एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दिख रहा है। तो ये जनरल रिजर्व देखो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में दिया है, मतलब ऑब्वियसली जब आप इसको पोस्ट करोगे तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में करोगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि क्रेडिट में जो भी एंट्री करते हैं हम, तो पहले पर्टिकुलर के अंदर हम क्या लिखते हैं वो हम पहले डेबिट में लिखेंगे और बाद में अकाउंट का हेडिंग। तो मेरा ये जनरल रिजर्व का एंट्री पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में होने वाला है, उधर मैं लिखने वाला हूँ जब मैं लेजर बनाऊंगा नॉर्मली। तो जनरल रिजर्व का एंट्री में किधर करता हूँ, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में मैं लिखता हूँ बाय जनरल रिजर्व, और फिर पार्टनर के कॉलम में मैं वो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। तो वो मैं थोड़ा विजुअलाइज कर रहा हूँ और अब मैं उसका जरा एंट्री पास करूँगा। देखो मैं अंदर बाय जनरल रिजर्व, पर्टिकुलर के अंदर मैं बाय जनरल रिजर्व लिखने वाला हूँ, इसलिए मेरा ये जरा एंट्री कैसे पास होगा। देखो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, इधर मैंने जनरल रिजर्व आपको शो करने के लिए अंडरलाइन दिया है कि ये जनरल रिजर्व आज का इंपॉर्टेंट है, इसके लिए रेड अंडरलाइन किया है। देखो सो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 12,000 तीनों में डिवाइड होगा। अकाउंट का हेडिंग, पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट के हेडिंग में आपको पार्टनर्स कैपिटल नहीं देखना है, पार्टनर लोगों के नाम देखने हैं। तो 3 पार्टनर थे, आशा, देन उषा, देन निशा। 12,000 2:1 में डिवाइड किया। देखो पहले 12,000 के 5 हिस्से किए, एक हिस्सा 2,400 का आया, तो 2,400 का एक हिस्सा, तो 2 पार्ट हो गए 4,800 जो आशा और उषा को मिले, और 1 पार्ट हो गया 2,400 जो निशा को मिल गया। बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। मैं इसके बाद आज के बैलेंस शीट में और एक चीज़ आपको अंडरलाइन करके दिखा रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो अभी असेट साइड में दिया है, और ये मैंने डिसोल्यूशन में आपको बताया जो भी चीज़ बैलेंस शीट से बाहर निकलती है तो अपोजिट साइड जाती है। नाउ इट इज़ गिवन इन अ राइट साइड ऑफ अ बैलेंस शीट, सो डेफिनेटली इट विल बी शिफ्टेड टू द लेफ्ट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। लेफ्ट साइड मतलब डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में ये एंट्री होने वाला है। और अभी मैंने आपको रूल बताया, डेबिट का कोई भी एंट्री रहेगा तो पहले आप अकाउंट का हेडिंग लिखोगे। तो अभी पार्टनर्स कैपिटल में अकाउंट का हेडिंग क्या बताया मैंने, पार्टनर के नाम, और फिर आप 2 में क्या लिखने वाले हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये एंट्री मेरा एग्जैक्टली जनरल रिजर्व जो मैंने पास किया है उसके ऑपोजिट हो जाएगा, लाइक दिस। आशा कैपिटल अकाउंट, उषा कैपिटल अकाउंट, निशा कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग लॉस सफर्ड। बैलेंस शीट में कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा तो वो लॉस होता है, लाइबिलिटी असेट में रहेगा तो, और लाइबिलिटी साइड में रहेगा तो प्रॉफिट होता है। अब ये भी बताता हूँ, अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाइबिलिटी साइड में होता तो इसको मैं पार्टनर्स कैपिटल के राइट में शिफ्ट करता, मतलब क्रेडिट में शिफ्ट करता। तो जिस तरह मैंने जनरल रिजर्व की एंट्री पास की उसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस की भी एंट्री में पास करता, अगर प्रॉफिट एंड लॉस गिवन इन अ लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ओके, नाउ रिलेटेड टू बैलेंस शीट जितना जरा एंट्री था वो मेरा पोस्ट हो गया। नाउ मूविंग टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज एडजस्टमेंट।
स्क्रीन एडजस्टमेंट है, अभी मैंने सिर्फ एडजस्टमेंट का पार्ट आपके स्क्रीन पे रखा है, क्योंकि अब एडजस्टमेंट से रिलेटेड जो भी पोस्टिंग है वो हम करने वाले हैं। हमारा ऑलरेडी 4 जरा एंट्री हो चुका है। तो एडजस्टमेंट में सबसे पहला एडजस्टमेंट है असेट रियलाइज एज अंडर मशीनरी 90,000, स्टॉक 36, इन्वेस्टमेंट 42 एंड डेटर 90। आपको पता है जब भी असेट रियलाइज होता है तो हम रियलाइज का मतलब उसे सेल आउट कर दिया और पैसा बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो हम उसका एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट में करेंगे बाय बैंक, और वो जितना भी अमाउंट हमें नाम दिया वो सब हम पहले लेजर पोस्टिंग कर लेते हैं। सो बाय बैंक मशीनरी, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट एंड डेटर टोटलिंग। हाँ, और एक बात देखो, गुडविल को अंडरलाइन हो गया, वापस एक बार देख लो। ये 4 तो मैंने कर लिया पहले एडजस्टमेंट के हिसाब से। अब इसी के अंदर मैं थर्ड एडजस्टमेंट को भी इन्वॉल्व कर रहा हूँ। क्या है देखो, थर्ड एडजस्टमेंट, गुडविल ऑफ द फर्म रियलाइज 48,000। इस फर्म का गुडविल रियलाइज हुआ है 48,000। अब ये बहुत लोगों को क्वेश्चन रेज होगा माइंड में, सर गुडविल इज नॉट गिवन इन अ क्वेश्चन इन अ बैलेंस शीट, ओल्ड बैलेंस शीट, तो अभी गुडविल किधर से आया? देखो, कुछ ऐसे फर्म होते हैं, वो फर्म जब डिज़ोल्व होते हैं, जब वाइंड अप होते हैं, तो वो कभी कभी अपना नाम दूसरे को बेचते हैं, अपना रेपुटेशन दूसरे को बेचते हैं। तो ऐसे केस में उनको, चलो फर्म तो बंद हो गया, बट फॉर एग्जांपल कोई भी एक एग्जांपल ले लो, XYZ कंपनी, XYZ की एक पार्टनरशिप फर्म थी जो आपके एरिया में बहुत फेमस थी, बट कुछ सालों से उनका बिजनेस अच्छी तरह नहीं चल रहा है ड्यू टू द डिस्प्यूट ऑफ पार्टनर्स। XYZ के जो भी पार्टनर थे उन्होंने डिसाइड किया, यार ये फर्म अभी क्लोज करते हैं क्योंकि नहीं जम रहा है, हमें तीनों को ये नहीं समझ में आ रहा है, बंद करते हैं। तो वो जिस टाइप की फर्म थी उसी टाइप की एक नई फर्म मार्केट में, जैसे ABC लिमिटेड, वो मार्केट में एंट्री करना चाहती थी। तो उन्होंने आके XYZ लिमिटेड को क्या कहा, देखो आप ऐसे भी फर्म क्लोज कर रहे हो, एक काम करो, ये अनाउंस मत करो कि यू आर गोइंग टू क्लोज द फर्म, हम इसी जगह पे आपके नाम से फर्म चलाएंगे, एंड फॉर यूजिंग योर नेम, XYZ लिमिटेड नाम हम आगे यूज़ करने वाले हैं, हम आपको कुछ पैसा दे देंगे, दैट इज़ गुडविल। सो दिस इज़ कॉल्ड सेल ऑफ रेपुटेशन, सेल ऑफ नेम, सेल ऑफ गुडविल। तो ऐसे ये फर्म को क्लोज होते समय में भी इन्होंने अपना कोई नाम या अपना कोई पैटर्न या अपना कोई भी चीज़, रेपुटेशन वाला पार्ट दूसरे को बेच दिया होगा, और उसका गुडविल उन्हें अभी मिल गया है। तो वो भी एंट्री जो अंडरलाइन किया, गुडविल ऑफ द फर्म, वो भी मैं इसके अंदर ही डाल रहा हूँ, बिकॉज उसका भी एंट्री ऐसे होता था। सो अलग से जरा एंट्री पास करने से अच्छा इसमें मैं इन्वॉल्व कर देता हूँ। सो गुडविल ऐड करने के बाद टोटल हो गया 3,06,000। अगेन द पोस्टिंग इज क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, सो आई विल राइट द नेम रिटर्न इन अ पर्टिकुलर कॉलम। जैसे पूरा अभी लिस्ट नहीं लिखूंगा मैं, अभी लिखूंगा बाय बैंक, क्योंकि लिस्ट मैंने ऑलरेडी पहले डिस्क्लोज कर दिया। तो आगे रियलाइज के वक्त आपको सब असेट का नाम नहीं लिखना होता है, तो मैंने क्रेडिट साइड में बाय बैंक लिखा है और मेरा हेडिंग है रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये हो गया मेरा नेक्स्ट जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बीइंग असेट, सॉरी ये बीइंग असेट ट्रांसफर टू रियलाइज, बीइंग असेट रियलाइज, ऐसा जर्नल इधर नरेशन होना चाहिए था। ओके, आफ्टर दिस अभी एक ही मेरा एडजस्टमेंट बचा है, फर्स्ट और थर्ड तो मैंने कंबाइन कर दिया। सेकेंड एडजस्टमेंट दैट इज डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 6,000। अब देखो, इस प्रॉब्लम में इन्होंने सिर्फ असेट का क्या हुआ है उसका इन्फॉर्मेशन आपको दिया, लाइबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोला है। तो आपको ऐसे नहीं करना है कि नथिंग इज गिवन अबाउट लाइबिलिटी तो हम पोस्ट नहीं करेंगे, नहीं। आपको अगर कोई लाइबिलिटी का इन्फॉर्मेशन उन्होंने नहीं भी दिया है तो यह आपका जिम्मेदारी है, क्योंकि बीइंग अकाउंटेंट, देखो हम अगर हमारा कोई असेट बेचना भूल गए तो ये हमारा लॉस है, ये हमारी गलती है, तो वो लॉस हमें सफ़र करना पड़ेगा। लेकिन हम किसी का लाइबिलिटी पे करना भूल गए, हम भूल गए, वो नहीं भूलेगा, वो कल को हमें ढूंढते ढूंढते आएगा, बाबा मेरा पैसा आपने दिया नहीं है। तो लास्ट टाइम भी मुझे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था यूट्यूब पे कि सर असेट का आपने एक असेट, पिछले प्रॉब्लम में कोई तो एक प्रॉब्लम है जिसमें एक असेट के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था, तो मैंने उसका रियलाइजेशन के वक्त वो असेट लिया ही नहीं। तो उसने क्वेश्चन किया कि सर असेट आपने नहीं लिया है तो भी सम आपने किस तरह टैली कर लिया। तो मैं बताना चाहता हूँ, सी इफ़ असेट का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो आपको रियलाइजेशन के वक्त नहीं लेना है, लेकिन लाइबिलिटी का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो आपका जिम्मेदारी है, लाइबिलिटी जो भी है बैलेंस शीट में जिसका बुक वैल्यू जितना भी है वो आपको एज इट इज लेना है। बिकॉज हम, जैसे मैं कोई मेरा फर्म क्लोज करने जा रहा हूँ, उधर का कोई एक
असेट, फॉर एग्जांपल एसी लगा हुआ था, मैं भूल गया एसी बेचने का, तो ये मेरा लॉस है। जो नया बंदा वो जगह परचेस करने वाला उसका प्रॉफिट हो गया, मेरा लॉस हो गया। लेकिन किसी का तो पैसा देना मैं भूल गया, मैं भूल गया, वो नहीं भूलेगा। वो बंदा कल ढूंढते ढूंढते आएगा, अरे मेरा पैसा देना बाकी, इसके लिए हमेशा याद रखो, वट एवर द लाइबिलिटी गिवन इन योर बैलेंस शीट, इफ नॉट गिवन एनीथिंग इन एडजस्टमेंट, इट इज़ योर ड्यूटी टू पोस्ट दैट एंट्री ऑल्सो। दैट्स वाई देखो, मैं सिर्फ डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस की एंट्री नहीं करने वाला हूँ, इसके अलावा क्रेडिटर और बिल्स पेबल का भी इन पे लाइबिलिटी है, तो वो भी हमें पे करना है। तो पेमेंट किधर करते हैं हम लोग? डेबिट साइड में करेंगे, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट, और मैंने वैसे भी आपको बताया था, पहला पोस्टिंग हम असेट का डेबिट में करते तो उससे रिलेटेड कोई भी एंट्री हम क्रेडिट में करते हैं। उसी तरह लाइबिलिटी का पहला पोस्टिंग हमने रियलाइजेशन के क्रेडिट में किया है, तो लाइबिलिटी के बारे में जो भी पेमेंट होगा उसका पहला पोस्टिंग हम रियलाइजेशन के डेबिट में करेंगे। टू बैंक अकाउंट, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल। 1,14,000 देखो सब ले लिया मैंने जितना लाइबिलिटी था। अभी भी एक लाइबिलिटी बाकी है, आशा का लोन बाकी है, वो भी पे करना होगा, वो भी देखते बाद में। पहले इसका जरा एंट्री पास करते हैं। अगेन डेबिट साइड में है, मैं पहले हेडिंग लिखूंगा और फिर टू बैंक लिखूंगा, तो मेरा 6 जरा एंट्री हो गया। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, बीइंग डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस एंड क्रेडिटर बिल्स पेबल पेड। ये नरेशन बराबर, सिर्फ ऊपर का नरेशन याद रखो, बीइंग एसेट रियलाइज होना चाहिए वो। आफ्टर दिस, अब मैं वो जो मैंने बताया कि आशा का लोन है उसका पैसा देना बाकी है, ठीक है। अभी वो इधर तो नहीं दिखाएंगे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में, क्योंकि हमने पहले आशा का लोन का एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं किया है। बट हम किधर ना किधर तो आशा का लोन अकाउंट, एक टाइम बिंग आप याद करो, जरा समझ लो 2 मिनट के लिए कि हमने रफ में आशा का लोन अकाउंट बना के रखा है। तो लोन अकाउंट है, लाइबिलिटी है, पहला पोस्टिंग हम क्या करते हैं उस लेजर में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, आशा का जो भी लोन है। और अभी ये लोन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब कौन पे करेगा? बैंक पे करेगा। तो पेमेंट का एंट्री किधर करेंगे हम? डेबिट साइड में, टू बैंक अकाउंट। सो आगे वापस डेबिट का एंट्री। तो मैंने क्या बताया, डेबिट का जब भी पोस्टिंग करते हो तो क्या एंट्री होना चाहिए? पहले हेडिंग, तो हमारे अकाउंट का हेडिंग था आशा लोन अकाउंट, और हम डेबिट में क्या कर रहे हैं, टू बैंक लिखने वाले, तो हो गया मेरा जरा एंट्री, आशा लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीइंग आशा लोन पेड। देखो लाइबिलिटी नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन, तो भी आपको उसका जरा एंट्री पास करना है, अदरवाइज मार्क्स कटेंगे। अब मेरा सब एडजस्टमेंट भी ख़त्म हो गया। अब मैं क्लोज कर रहा हूँ मेरा रियलाइजेशन अकाउंट। क्रेडिट साइड का टोटल 4,20,000 आया, सेम डेबिट में 4,20,000, और इसको माइनस करने के बाद प्रॉफिट हो रहा है 8,000। अगेन 8,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 पार्टनर्स। तो पार्टनर्स कैपिटल आशा, उषा एंड निशा, 2:2:1 में मैंने इसको बांट दिया। अगेन डेबिट का पोस्टिंग है, तो एंट्री करूंगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आशा, टू उषा एंड टू निशा। ओके, सो इस तरह ये प्रॉफिट है, ये साइड में आ गया, मतलब प्रॉफिट हो गया। सो बीइंग प्रॉफिट ऑफ रियलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। तो इस तरह मेरा ये टोटल 8 जरा एंट्री हो गया। अब मेरा एक ही जरा एंट्री बाकी है, बस वो एक जरा एंट्री के लिए मुझे एक वर्किंग नोट बनाना होगा, और उस वर्किंग नोट का बेस पहले मैं आपको बता देता हूँ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जो जो एंट्री होने वाली है वो सब आपको ऐड करनी है उस वर्किंग नोट में, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जो जो एंट्री होने वाली है वो सब आपको लेस करनी है। बस इतना कंसेप्ट याद रखो, तो आपको इन तीनों को फाइनली कितना पैसा मिला वो 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। और पहले वो वर्किंग नोट कर लेते हैं, देन हम लोग एक जो हमारा लास्ट जर एंट्री बचा वो कंप्लीट करते हैं। वर्किंग नोट ऑन योर स्क्रीन, पर्टिकुलर आशा, उषा एंड निशा वर्किंग नोट बना रहा हूँ मैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा उनका ओपनिंग बैलेंस जो मुझे क्वेश्चन में दिया था। ओपनिंग बैलेंस था आशा का 1,20,000, उषा का 40,000 और निशा का 40,000। ये मैं वो बोल रहा हूँ बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में दिया हुआ उनका कैपिटल। अब मैंने आपको वापस एक बार बता रहा हूँ कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आप जो जो एंट्री करने वाले हो वो इस वर्किंग नोट में आपको ऐड करना है,
और डेबिट में आपने जो जो एंट्री की होगी वो आपको लेस करना है। तो ज़रा याद करो, हमने सबसे पहले पार्टनर लोगों को क्रेडिट में क्या एंट्री की थी, तो हमने उनको दिया था जनरल रिजर्व। तो क्रेडिट में है तो मैं ऐड करूँगा 4800, 4800 एंड 2400। फिर इस प्रॉब्लम का प्रॉफिट भी हमने उनको दिया था, सो ऐड प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। इस तरह ऐड करने के बाद, क्रेडिट का पोस्टिंग करने के बाद इतना अमाउंट बन रहा है। अब पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में एक ही एंट्री हुई थी, याद करो जरा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बैलेंस शीट में दिया था, देखो एसेट साइड में, उसका पोस्टिंग मैंने बताया था ना कि उसका पोस्टिंग डेबिट साइड में होगा। बैलेंस शीट में से आप जो आपके लाइबिलिटी में है उसका एंट्री अकाउंट में क्रेडिट साइड में होता है, और जो असेट में है उसका एंट्री अकाउंट में डेबिट साइड में होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको असेट साइड में दिया था, तो उसका एंट्री पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में होगा। सो डेबिट में होगा, इसलिए मैं उसे इधर माइनस कर रहा हूँ। सो इस तरह ये माइनस करने के बाद फाइनल सेटलमेंट अमाउंट आ रहा है आशा को 1,13,600, उषा को 33,600 और निशा को 36,800। बस ये छोटा सा वर्किंग नोट इसलिए करना है क्योंकि फाइनल सेटलमेंट अमाउंट आपको पता नहीं चल सकता है, क्योंकि हम लोग वर्किंग नोट में सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं। हमें जरा एंट्री के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम नहीं बना रहे। तो ये मैंने आपको शॉर्टकट में वर्किंग नोट बता दिया। अब देखो ये सब एंट्री, ये सब अमाउंट राउंड इसमें नहीं है, ब्रैकेट में नहीं, ब्रैकेट में मतलब नेगेटिव, इसका मतलब उनको इतना पैसा मिलने नहीं वाला, इतना पैसा उनको फर्म को देना है। अब ये सब अमाउंट पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव अमाउंट है, इसका मतलब ये सब पैसा आशा को फाइनली 1,13,600 मिलने वाला है, उषा को 33,600 मिलने वाला है और निशा को 36,800 मिलने वाला है जब ये फर्म डिजॉल्व होगा। तो तीनों को मिलने वाला है, मतलब तीनों रिसीवर हो गए। याद रखो, अगर एक का भी अमाउंट ब्रैकेट में आता, मतलब नेगेटिव में आता, तो इसका मतलब उसको मिलने वाला नहीं, वो गिवर बन जाता। अभी फ़िलहाल तीनों रिसीवर है, तो मैं तीनों का एंट्री डेबिट में करूँगा। और नीचे क्या, किधर से पैसा मिलेगा इनको? बैंक से मिलेगा, क्योंकि सब पैसा इन्होंने बैंक में ही डिपॉजिट किया था, बैंक से ही पेमेंट किया था। चलो लास्ट एंट्री पास करते हैं। सो नाइन्थ जरा एंट्री, आशा कैपिटल अकाउंट 1,13,600, उषा कैपिटल अकाउंट 33,600 एंड निशा कैपिटल अकाउंट 36,800, टोटल 1,84,000। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 का टोटल 9 जरा एंट्री पास हो गया। इसका टोटल कर लेते, 9 जरा एंट्री का टोटल आ रहा है। नरेशन पहले लिख दिया, बीइंग अमाउंट पेड टू पार्टनर्स एज अ फाइनल सेटलमेंट, एंड टोटल आ रहा है 10,88,000। तो इस तरह सेम क्वेश्चन नंबर 2 जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया था 4 किया है, लेकिन इसमें आपको 3 नया जरा एंट्री सीखने मिला। एक जनरल रिजर्व, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज गिवन इन असेट साइड, इफ गिवन इन असेट साइड, एंड पार्टनर्स लोन, नो इन्फॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन बट पार्टनर्स लोन का भी पेमेंट करने के बाद उसका कैसे जरा एंट्री होता है वो भी हमने देख लिया। सी स्टूडेंट, आई एम वर्किंग ऑन सो मेनी चैप्टर्स ऑफ 12th ऑल्सो एंड 11th ऑल्सो, सो बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है अलग अलग क्वेश्चन के लिए, बट मुझे सबके जितने भी रिक्वेस्ट है फॉलो करने होते हैं, तो एक 2-4 दिन आगे पीछे हो जाता है क्वेश्चन आपको देने के लिए। तो हैव पेशेंस, डेफिनेटली सब जितने भी प्रॉब्लम है आपको सब मिलेंगे। एंड अगेन वन मोर थिंग, मैं जो ये क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ, मैं इस तरह अपलोड कर रहा हूँ कि आप एक सीरियल में इसे सीखोगे इजी से टफ़ की तरफ। तो टफ़ प्रॉब्लम जितने भी हैं वो मैंने थोड़े पीछे रखे हैं, क्योंकि मैं पहले आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहता हूँ, पहले इजी प्रॉब्लम देख लो। इसलिए डिसोल्यूशन का क्वेश्चन नंबर 5 मैंने पीछे रखा है। ओके, अब इसके बाद पहले मैं 11 या 10 एक्सप्लेन करूँगा, फिर 5 पे आऊँगा। डोंट वरी, सब प्रॉब्लम आपको एक्सप्लेन कर दूँगा, बट मैं कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स फॉलो कर रहा हूँ सो दैट आपको 1 बाय 1 जिस ऑर्डर में मैं अपलोड कर रहा हूँ उस ऑर्डर में उसे पढ़ो, उस ऑर्डर में उसे वॉच करो, डेफिनेटली आपका वो चैप्टर परफेक्ट हो जाएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।